प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक। पिछले विधि में अपन ने पढ़ा था कि जैसा कि आप जानते हैं, अपन पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। और पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कोई जल प्रदूषित है या नहीं, इसका नमूना लेने की शक्ति, और फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और नमूना कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सी प्रयोगशाला में जाएगी, उसको मान्यता है या नहीं, ये समस्त बातें पिछले टॉपिक में देखी थी। और आज पढ़ते हैं अपन धारा 25, 26 और 27। अब धारा 25 क्या कह रही है? नए निकासों और नए क्रियाकलापों का प्रतिबंध। मतलब धारा 25 के अंतर्गत ये है कि ये धारा ये कह रही है कि किसी मल है या व्यावसायिक बहिस्राव के निकासों या निस्सरणों जो कि डिस्चार्ज के लिए किसी व्यक्ति पर यह प्रतिबंध आरोप किया गया है कि वह कोई नया निकास या निस्सरण का स्थान बनाने से पूर्व राज्य बोर्ड की अनुमति ले। क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मल है, ठीक है, और जैसे व्यावसायिक बहिस्राव है, उसके निकास है, आउटलेट्स है, डिस्चार्ज है के लिए किसी व्यक्ति पर यह एक प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है कि यदि वह व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का नया निकास है, निस्सरण का जो भी स्थान बनाएगा, उससे पूर्व राज्य बोर्ड की अनुमति लेगा। मतलब राज्य बोर्ड की अनुमति के बिना वह ऐसा स्थान नहीं बना सकेगा। फिर क्या है? यदि इसी प्रकार यदि कोई सरिता है, कुएं है या मल नल है, भूमि पर मल या व्यावसायिक बहिस्राव वाले नए उद्योग या प्रक्रिया स्थापित करने या इसका विस्तार करने से पूर्व अब राज्य बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक होगा। मतलब ये मैंडेटरी है, राज्य बोर्ड की अनुमति लेनी ही होगी। राज्य बोर्ड की अनुमति के बिना वो ऐसा कोई कार्य ऐसे स्थानों पर वो स्थापित नहीं कर सकेंगे। फिर क्या है कि यदि जो भी व्यक्ति ये काम करना चाहता है तो वो सहमति लेगा किससे? राज्य बोर्ड से। तो राज्य बोर्ड से सहमति लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है वो देखते हैं। अब जैसे राज्य बोर्ड की सहमति लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राज्य बोर्ड को विहित फीस के साथ विहित प्रारूप में आवेदन करना होगा। मतलब जो भी सही प्रक्रिया बताई गई है, कौन सा फॉर्म है, वो सही ढंग से और फीस के साथ एक आवेदन करना होगा। फिर राज्य बोर्ड में आवेदन के बाद ऐसी जाँच करेगा जो आवश्यक हो। कौन? जब राज्य बोर्ड में आवेदन कर दिया जाता है तो राज्य बोर्ड की ड्यूटी है कि वो आवेदन की जाँच करेगा जैसा कि उचित हो और आवश्यक हो। फिर जब राज्य बोर्ड जांच करेगा तो राज्य बोर्ड सहमति देते समय आवश्यक शर्तें लगा सकेगा कि भाई जब सहमति देगा तो उसमें कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, जैसे प्रदूषित नहीं होना, इनका ढंग से डिस्चार्ज करना, ढंग से इनका निपटारा करना, ढंग से निकासी, आउटलेट्स वगैरह, इस मामले में समस्त शर्तें लगा सकेगा। फिर क्या? राज्य बोर्ड लिखित कारण दर्शाते हुए सहमति देने से इनकार कर सकेगा। यदि राज्य बोर्ड को ऐसा लग रहा है तो राज्य बोर्ड इनकार कर सकेगा, परंतु राज्य बोर्ड लिखित कारण देगा कि कौन से कारण हैं जिनको सहमति देने से इनकार किया गया है। और यदि सहमति से पूर्व कोई उद्योग है, कोई प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है तो वहाँ शर्तों को लगाते हुए नोटिस जारी किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि सहमति इससे पहले ही कोई उद्योग है, कोई प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है तो करेगा, कौन कौन सी शर्त हैं वो नोटिस जारी करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद चलो देखते हैं। राज्य बोर्ड उस भूमि या परिसर का एक रजिस्टर रखेगा जिसके संबंध में सहमति दी जानी है। राज्य बोर्ड उस भूमि और परिसर का एक रजिस्टर रखेगा कि सहमति दी जानी है और उसमें उन शर्तों का भी उल्लेख किया जाएगा। समस्त शर्तें उनका उल्लेख किया जाएगा। यदि आवेदन पर सहमति के बारे में मंजूरी या नामंजूरी यदि आवेदन पर सहमति के बारे में मंजूरी या नामंजूरी 4 माह में नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि सहमति बिना शर्त दे दी गई है। तो ये समस्त बातें इसके अंतर्गत हैं। अब इससे संबंधित एक केस है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1986 का केस है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि यदि एक बार सहमति का आदेश जारी कर दिया जाता है तो ऐसे आदेश के नवीनीकरण से
इनकार भी किया जा सकता है। मान लो सहमति दे दी है तो उसके बाद भी कोई न कोई ऐसे रीजन हो जाते हैं कि आदेश से के नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है। यदि कोई उद्योग जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण विषय केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, उनको सहमति ऐसे आदेश के नवीनीकरण से इनकार तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। कौन सी? कि यदि कोई उद्योग है वो जल प्रदूषण है निवारण विषय केंद्रीय बोर्ड है या राज्य बोर्ड द्वारा जो निर्धारित मानक निर्धारित है कि यहाँ तक जल प्रदूषित होगा, यहाँ तक नहीं होगा, यदि जो मानक निर्धारित हैं उन मानकों की कसौटी पर यदि वो खरा नहीं उतरता है तो उनको इनकार भी किया जा सकता है। अब चलते हैं धारा 26 में। धारा 26 क्या कह रही है? मल या व्यावसायिक बहिस्राव के विद्यमान निस्सरण के बारे में उपबंध। धारा 26 के अंतर्गत जो मल है, व्यावसायिक बहिस्राव है, उसका विद्यमान जो निस्सरण है उसके बारे में उपबंध किए गए हैं। तो इसमें ये दिया गया, स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले, कौन सा? इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले यदि कोई व्यक्ति किसी सरिता, कुएं, मल नल भूमि पर कोई मल या व्यावसायिक बहिस्राव का विसर्जन कर रहा था तो भी उसे धारा 25 के अधीन सहमति के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदन करना होगा। मतलब यदि कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले, जैसे कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू हुआ है और उसके ठीक लागू होने से पहले भी यदि कोई व्यक्ति जैसे कोई सरिता है, कुआं है, मल नल है, भूमि है, उस पर कोई मल या व्यावसायिक बहिस्राव का विसर्जन कर रहा था तो भी उसे धारा 25 के अंतर्गत सहमति के लिए राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित समयावधि है उस समयावधि के अंतर्गत आवेदन करना ही होगा। यदि वो ये सोचे कि नहीं मेरे तो कि ये तो एक्ट बाद में लागू हुआ है और मैं तो पहले से यहाँ मेरे सब काम चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्धारित समयावधि है उसके अंतर्गत आवेदन उसको करना होगा, यह अनिवार्य है। अब चलो देखते हैं धारा 27 क्या कहती है। धारा 27 कहती है राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने से इनकार करना या सहमति का वापस लिया जाना। तो धारा 27 के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न हैं जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा सहमति देने से इनकार करना या सहमति का वापस लिया जाना। यह जो धारा है, धारा 27, यह सन 1988 के संशोधन द्वारा राज्य बोर्ड को धारा 25 में दी गई सहमति का पुनर्विलोकन रिव्यू करने की शक्ति देती है। मतलब ये कब जोड़ी गई है? 1988 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। कौन सी? धारा 27, जो कि इस धारे में सन 1988 में संशोधन द्वारा राज्य बोर्ड को धारा 25 में दी गई सहमति का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है तथा राज्य बोर्ड समय समय पर पुनर्विलोकन करके क्या क्या कर सकता है? सहमति का प्रतिसहन कर सकेगी। ठीक है, मतलब रिवोक्शन, चाहे तो राज्य बोर्ड सहमति का प्रतिसहन कर सकेगी या सहमति की शर्तों में युक्त परिवर्तन कर सकेगी, रीजनेबली करेगी। रीजनेबल वेरिएशन मतलब युक्त परिवर्तन ही होना चाहिए, इसके अंतर्गत प्रावधान है। फिर क्या कर सकेगी? सहमति के शर्तों का जो भी उसको शर्त दी गई हैं, जैसे कि कोई व्यावसायिक है, मल है, बहिस्राव के लिए उसको जो भी शर्त दी गई हैं उन शर्तों के उल्लंघन पर अस्थायी सहमति को आगे बढ़ाने से इनकार कर सकेगी। मतलब इसके अंतर्गत जो कि पुनर्विलोकन है तो राज्य बोर्ड समय समय पर इसका पुनर्विलोकन कर सकता है। जैसे कि धारा 25 अथवा 26 के अधीन जो भी अधिरोपित कोई शर्त है और उस शर्त में ऐसे व्यक्ति पर जिसे धारा 25-26 के अधीन सहमति तो दे दी गई थी और कोई युक्त परिवर्तन करने वाली या उसका प्रतिसहन करने वाली सूचना तामील कर सकेगा, मतलब उसका प्रतिसहन कर सकेगी। और इसके बाद जैसे धारा 25 अपन ने पढ़ी थी उसकी उपधारा 1 या धारा 26 में निर्दिष्ट किसी सहमति से इनकार या किसी शर्त के बिना ऐसी सहमति देने का पुनर्विलोकन समय समय पर कर सकेगा और ऐसे आदेश कर सकेगा जो कि वह ठीक समझे, उचित हो, रीजनेबल हो। इसके सिवा
धारा 25 या 26 के अधीन अधिरोपित कोई शर्त उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी परिवर्तन के अधीन होगी। ये देखो, धारा जो 25 है 26 के अधीन कोई भी अधिरोपित कोई शर्त है और उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी परिवर्तन के अधीन होगी, और वह जब तक प्रवर्त रहेगी जब तक कि वह उस उपधारा के अधीन प्रतिसहित नहीं कर दी जाती, मतलब उसका प्रतिसहरण रिवोक्शन नहीं कर दिया जाता। ये धारा 25, 26, 27 में जो भी प्रावधान हैं, इस पर आपके सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, और मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।